इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। और यह वीडियो नंबर 6 इस चैप्टर का। इसके पहले 5 वीडियो किया है हमने इस चैप्टर के ऊपर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो फूड है यानी खाना जो है वो एक बेसिक नीड है किसी भी इंसान के लिए। और हमारे देश के हर एक सिटीजन को जो हमारा मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल है उस लेवल का फूड मिलना चाहिए। और हमारे पॉपुलेशन का अगर कोई भी हिस्सा है यानी हमारे देश का किसी भी हिस्से का कोई भी नागरिक के पास ये एक्सेस नहीं है, तो वो जो हिस्सा है वो सफर करता है फूड सिक्योरिटी से, यानी फूड सिक्योरिटी वहां पर नहीं पहुंची है। और जो संख्या है लोगों की जो कि जिनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है या फिर फूड सिक्योरिटी तक उनकी पहुंच नहीं है, ये काफी ज्यादा है कुछ रीजन्स में हमारे देश में। और अगर आप वैसे इलाकों में जाएंगे जहां पर अभी तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो काफी कम हुआ है या फिर इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड एरियाज हैं या फिर स्टेट्स हम कह ले तो वो अच्छा होगा, तो वहां पर आपको पॉवर्टी का जो इंसिडेंस है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी वहां पर पॉवर्टी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही जो आपके रिमोट एरियाज है वहां पर भी ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और जो रिमोट एरियाज है वहां पर आपको नेचुरल डिजास्टर से जो खतरे होते हैं वो भी काफी ज्यादा होती है और वहां पर आपको फूड सप्लाई भी काफी अनसर्टेन होता है। और हर एक व्यक्ति तक जो फूड है उसकी अवेलेबिलिटी बनाए रखने के लिए हर एक जो गरीब आदमी है या फिर वैसे व्यक्ति जिस तक फूड नहीं पहुंच रहा है उस व्यक्ति तक फूड को पहुंचाने के लिए, सोसाइटी के हर एक सेक्शन तक फूड को पहुंचाने के लिए जो सरकार है उसने केयरफुली एक नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया है। और इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो आपका बफर स्टॉक हो गया, दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। तो देखिए, बफर स्टॉक का सिंपली मतलब ये हुआ कि देखिए जो सरकार है वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक, खाना का मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक अपने पास रखेगी। और दूसरा ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये पीडीएस सिस्टम है, ये लोगों तक उस स्टॉक से भोजन को पहुंचाएगी जिनको फूड की जरूरत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पीडीएस है वो एक प्रोग्राम है जिसके जरिए फूड ग्रेन्स को और दूसरे एसेंशियल कम्युनिटीज को सब्सिडाइज प्राइसेस पर रूरल और अर्बन एरियाज में पहुंचाया जाता है वैसे लोगों तक जिनको इसकी जरूरत है। सब्सिडाइज प्राइसेस का मतलब यह है कि मान लीजिए चावल 30 रुपए आप खरीद रहे हैं, तो अगर आप पीडीएस दुकान में जाते हैं और आप गरीब इंसान है तो वहां पर आपको 5 रुपए चावल, 2 रुपए चावल, 10 रुपए चावल यानी कि कम दामों पर आपको मिल जाएगी। और देखिए, इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जो फूड ग्रेन्स है उसको अवेलेबल बनाया जाए कॉमन पीपल तक, यानी जो गरीब इंसान है उस तक काफी अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि काफी कम दामों पे उसको गरीब आदमी तक पहुंचाया जाए। और इसकी वजह से जो गरीब इंसान है जो कि इंडिया में रह रहा है, जो कि अपने पैसों से भोजन नहीं खरीद सकता या फिर काफी कम पैसे हैं जिसके पास, वो उसकी भी आज फूड तक एक्सेस हो चुकी है। और देखिए, इस पॉलिसी का मेन फोकस यह है कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए और इसके साथ ही जो सपोर्ट प्राइस है वो तय किया जाए कि किस प्राइस पर जो सरकार है वो राइस को, व्हीट को खरीदेगी अपने स्टॉक में रखने के लिए। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तभी हम फूड सिक्योरिटी के लिए भोजन को खरीदने पाएंगे, राइस और व्हीट को खरीदने पाएंगे। और देखिए, जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एफसीआई, ये रिस्पॉन्सिबल है जो हमारा फूड ग्रेन्स के स्टॉक है उसको भरने के लिए, यानी कि किसानों से खरीदने के लिए और इसके साथ ही फूड ग्रेन्स के स्टॉक को रखने के लिए। और जो हमारा पीडीएस सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखता है और इन फूड ग्रेन्स को गरीबों तक पहुंचाता है या फिर वैसे लोगों तक पहुंचाता है जिनको इसकी जरूरत है। और देखिए, जो एफसीआई है वो फूड ग्रेन्स को खरीदती है फार्मर से उस प्राइस पर जो कि सरकार द्वारा तय की जाती है, यानी जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसी प्राइस पर जो एफसीआई है वो किसानों से फूड ग्रेन्स को खरीदती है। और देखिए, जो सरकार है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर इनपुट पर, यानी जैसे कि आपका फर्टिलाइजर जो कि इनपुट आपका खेती में लगते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, पावर हो गया, वाटर हो गया, इन सभी चीजों के ऊपर। और ये जो सब्सिडीज है ये अब काफी ज्यादा हो चुके हैं और काफी अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच चुके हैं जिसको संभाला नहीं जा सकता है। और इसकी वजह से काफी ज्यादा इनएफिशिएंस भी हमें देखने को मिलता है इन चीजों के ऊपर। और देखिए, जो सरकार है वो काफी कम दामों पर फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रही है, पावर प्रोवाइड कर रही है, वाटर प्रोवाइड कर रही है। तो इस वजह से जो लोग हैं जो कि खेती करते हैं या फिर दूसरे काम करते हैं, यानी कि इन सब्सिडीज का यूज करते हैं, वो खेतों में आपका ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं या फिर ज्यादा वाटर का यूज करते हैं। और इस वजह से कई सारी परेशानियां होती है, जैसे कि आपका वाटर लॉगिंग हो गया, सैलिनिटी हो गया, या फिर जो सॉइल है उसकी क्वालिटी डिग्रेड होना। और इसके साथ ही जो सॉइल है उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है
जिसकी वजह से जो फसल अच्छी तरीके से उगता है उसमें भी कमी काफी देखने को मिलती है। और देखिए कई सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका सरकार हाई एमएसपी प्रोवाइड कर रही है, यानी ज्यादा दामों पर किसानों से अनाज खरीद रही है, इनपुट में सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, और एफसीआई जो है वो अनाज को खरीदती है किसानों से, यानी आप किसान कितना भी उगा ले एफसीआई जाकर खरीद लेगी। तो इस वजह से जो किसान है वो अब ऐसे अनाजों को ज्यादा उगा रहे हैं जिसको कि सरकार खरीदती है, जैसे कि आपका वीट हो गया, राइस हो गया, ये चीजें। तो देखिए फॉर एग्जांपल आप बात कर ले वीट और पैडी की, तो इनको अब ज्यादा उगाया जा रहा है क्योंकि इनकी जो एमएसपी है वो ज्यादा होती है। और इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका पंजाब और हरियाणा है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको वीट और पैडी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और इसके वजह से हम देखते हैं कि जो हमारा इंटर क्रॉप पैरिटी है, यानी कि जो हमारा एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप इस तरीके से उगना चाहिए था, उसमें भी काफी परेशानियां हमको देखने को मिलती है इन चीजों की वजह से। और देखिए आप पहले ही जानते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यानी जो कि इस सिस्टम का, पीडीएस सिस्टम का लाभ उठाते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला हो गया बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल, और दूसरा हो गया एबव पॉवर्टी लाइन एपीएल। यानी बिलो पॉवर्टी लाइन बीओ मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो काफी गरीब लोग हैं, और एबव पॉवर्टी लाइन जो है वो उनसे कुछ अच्छी स्थिति में है। तो देखिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन और एबव पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, इनको अलग अलग दामों पर अनाज दिए जाते हैं। जो हमारा बीपीएल के लोग हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको काफी कम दाम पर मिलता है, और एबव पॉवर्टी लाइन जो है उनको एक उससे ज्यादा दाम पर मिलता है। और इस वजह से ये जो कैटेगराइजेशन है ये इतना परफेक्ट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हर एक गरीब को बीपीएल लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, और बहुत सारे जो डिजर्विंग पुअर होते हैं जिनको बीपीएल का लाभ मिलना चाहिए उनको बीपीएल कैटेगरी से बाहर कर दिया जाता है, और ऐसा इनएफिशिएंसी कई बार देखने को मिलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एपीएल कैटेगरी में आते हैं, और वो कई बार कुछ कंडीशन की वजह से बीपीएल लिस्ट में उनको शिफ्ट होना पड़ता है, या फिर बीपीएल के डिजर्विंग वो बन जाते हैं। मान लीजिए कोई किसान है, उसका क्रॉप अगर फेल कर गया तो उसकी इनकम बिल्कुल जीरो हो गई एक सीजन में, तो उस कंडीशन में उसकी जगह कहाँ है, तो उसकी जगह है बीपीएल कैटेगरी में। लेकिन अगर जब भी ऐसा शिफ्ट होता है कुछ सीजन के लिए, कुछ महीनों के लिए, या फिर कुछ साल के लिए, तो हमारा जो सरकार है या फिर जो हमारा सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, वो इन चीजों को सही तरीके से पकड़ नहीं पाता और सही तरीके से इसको मैनेज नहीं करना पाता, और उन लोगों को वो सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करने पाता है जो कि कुछ कंडीशन की वजह से गरीब हो गए हैं। तो देखिए अगर सरकार जो है वो प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, क्रेडिट लिंकेज प्रोवाइड करे, और दूसरी चीजें करे, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे कि किसान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करें, तो उस तरीके से जो हर एक डिस्ट्रिक्ट हमारे देश का और हर एक ब्लॉक है उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सकता है फूड ग्रेन्स के मामले में, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के मामले में। और जो देखिए सरकार है वो एफसीआई के जरिए या फिर और भी चीजों के जरिए जो राइस और व्हीट है इस पर काफी ज्यादा फोकस करती है। और अगर दूसरी चीजों पर फोकस करें जो कि उस खास इलाके के लिए अच्छी हो, जैसे कि मान लीजिए किसी एक खास डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फसल उगाया जा सकता है वो अच्छा उगेगा, इस बात को ध्यान में रखकर अगर सरकार नीति बनाए तो वहां का जो ग्रोथ पोटेंशियल है, वहां पर जो प्रोडक्शन है वो काफी अच्छी तरीके से इंक्रीज हो सकता है। और इसके साथ ही जो नेसेसरी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इरिगेशन, जैसे कि आपका इरिगेशन फैसिलिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी हो गया, ये सभी चीजों को बढ़ावा देने से भी हम काफी अच्छी तरीके से जो एग्रीकल्चर उसमें बढ़ावा ला सकते हैं, और हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर में। और इसके बाद अगर हम बात करें, अगर सस्टेनेबल बेसिस पर हम फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, तो उसके साथ ही अगर हम ग्रेन्स में जो फ्री ट्रेड है उसको इंट्रोड्यूस करें, यानी ग्रेन्स में लोग आसानी से फ्री ट्रेड कर सकें, तो इस वजह से भी हमें काफी मैसिव एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, और जो रूरल एरियाज हैं वहां पर हमें पॉवर्टी काफी कम देखने को मिलेगी, यानी पॉवर्टी हम कम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो हमें काफी चेंज देखने को मिला है, काफी शिफ्ट देखने को मिला है कि लोग जो है वो अब फूड क्रॉप से शिफ्ट होकर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स को उगा रहे हैं। और इस वजह से जो हमारा जो सोन एरिया यानी कि जो खेती का एरिया है वो सीरियल और पल्सेस के लिए काफी कम हुआ है। और जैसे जैसे हमारा जो पॉपुलेशन है इंडिया का बढ़ रहा है, उसके साथ ही अगर हम देखें तो हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो सीरियल और पल्सेस का और भी दूसरी चीजों का कम हो रहा है। तो ये जो हमारे
हमारा जो फ्यूचर का जो फूड सिक्योरिटी का बात अगर हम करें तो उस पर काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि अगर हम इसी तरीके से फूड प्रोडक्शन को कम करते जाते हैं तो हमारे फ्यूचर में हम फूड सिक्योरिटी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, फूड सिक्योरिटी को किस तरीके से देखेंगे। और देखिए इसके साथ एक और चीज है कि जो हमारा लैंड एरिया है जो कि खेती के लिए यूज होता है वो धीरे धीरे काफी कम हो रहा है, क्योंकि जो लैंड एरिया है वो धीरे धीरे दूसरी चीजों में यूज हो रहा है, जैसे कि हाउसिंग हो गया या फिर इंडस्ट्री हो गया या फिर और भी दूसरी चीजों में। तो इस वजह से जो एग्रीकल्चर है उसमें जो लैंड एरिया है वो काफी कम हो रहा है, और इसके साथ ही जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो भी काफी कम हो रही है या फिर डिक्लाइन कर रही है। उसका रीजन ये है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं और इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको काफी भारी मात्रा में यूज किया जाता है, और इनको जब शुरुआत में यूज किया गया था तो इनकी वजह से काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले थे, काफी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले थे। लेकिन आज हम बात करें तो आज जो सॉइल है उसकी क्वालिटी डिग्रेड होने लगी है, और इसके साथ ही जो इरिगेशन है उसमें भी काफी प्रॉब्लम आने लगे। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि वाटर है उसकी काफी स्कार्सिटी हो जाती है, और इसके साथ ही जो इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट भी है उसकी वजह से भी वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारा इंडिया का फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के बारे में बताया गया, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऊपर हमने जिन जिन चीजों की बात की उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है लैंड डिग्रेडेशन। तो देखिए किसानों को काफी फ्री पावर प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो इस वजह से जो किसान है बहुत ऐसा सब इलाकों में नहीं होता, कुछ खास इलाकों में होता है। तो जो किसान है वो ग्राउंड वाटर को काफी ज्यादा पंप करते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के लिए ऐसे इलाकों में जहां पर रेनफॉल काफी कम है। तो वहां पर जैसे कि आपका राइस हो गया पंजाब में या फिर शुगर केन हो गया महाराष्ट्र में, तो इस वजह से जो हमारा ज्यादा पंपिंग करने की वजह से जो वाटर स्टोरेज है एक्विफायर्स में, यानी जो आपका जमीन के नीचे जो वाटर का स्टोरेज है वो भी काफी कम हुआ है, और इसकी वजह से बहुत सारे वेल्स या फिर ट्यूबवेल जो हैं वो काफी ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं, और इस वाटर के खत्म होने की वजह से जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं वो अब कल्टीवेशन को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और देखिए जो बड़े किसान हैं जिनके पास डीपर ट्यूबवेल्स मौजूद हैं वो अभी तक उनके पास वाटर मौजूद है, और अभी तक इस तरीके के वाटर क्राइसिस को वो फेस करने से बच गए हैं। और इसके साथ ही जो इनएडिक्वेट स्टोरेज और मार्केटिंग फैसिलिटीज है इसकी वजह से भी जो फार्मर है वो काफी बुरी स्थिति में मौजूद है, और जो फार्मर्स है वो काफी बैडली अफेक्ट होते हैं। जो मार्केट और प्रोडक्शन की अनसर्टेनिटीज हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्शन के अनसर्टेनिटीज की बारिश नहीं हुआ या फिर सूखा हो गया या फिर दूसरे कंडीशंस, या फिर मार्केट के अनसर्टेनिटीज जैसे कि प्राइसेस जो हैं वो काफी कम हो गए, प्राइसेस उतने अच्छे नहीं मिल रहे। तो इन चीजों की वजह से जो किसान है उसको डबल डिसएडवांटेजेस से सफर करना पड़ता है। तो पहला तो देखिए जो इनपुट है उसमें उसको काफी हाई प्राइसेस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि HYV सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सभी चीजें। और दूसरा जब वो मार्केट में जाता है अपनी चीजों को बेचने के लिए, अपने फूड ग्रेन्स को बेचने के लिए, तो उस समय में उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होता कि वो अपने जो प्रोडक्ट वो बेचने जा रहा है मार्केट में उसके प्राइसेस को वो फिक्स कर सके। और हम ये चीज देखते हैं कि जितने भी प्रोडक्शन होती है, यानी खेती का जब सीजन आता है तो खेती के कटाई का जब सीजन आता है तो सारा जो प्रोडक्शन है वो एक बार मार्केट पहुंचता है। तो इस वजह से जो हम ये चीज समझते हैं कि जो जब हाई बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाती है तो उस वजह से जो प्राइसेस है वो काफी कम हो जाते हैं, और इस वजह से डिस्ट्रेस सेल हमें देखने को मिलता है। डिस्ट्रेस सेल कहने का ये मतलब है कि मजबूरी में लोग जाकर बेचते हैं कि उनके पास कोई और चारा नहीं है कि उनको जितना दाम मिल रहा है उतने ही दाम पर जाकर बेचना है। तो इसके बाद अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी को रख पाना या फिर बना पाना काफी मुश्किल है, या फिर हम कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती है अगर हम स्मॉल फार्मर्स का ध्यान नहीं रखें, स्मॉल फार्मर्स के सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखें। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इसी में वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन है उसका एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो देखिए अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन कोई नया फेनोमेनन नहीं है या फिर नया कोई इवेंट नहीं है। जब इंडिया में कोलोनाइजेशन था यानी यूरोपियन ट्रेडर्स थे और ब्रिटिशर्स मौजूद थे, उस समय भी ग्लोबलाइजेशन इंडिया में मौजूद था। और 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए थे उस समय भी जो इंडियन स्पाइसेस था वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था, और उस समय भी जो साउथ इंडिया के फार्मर्स थे उनको
इनकरेज किया जाता था कि वो इन क्रॉप्स को उगाएं। और आज भी अगर हम बात करें तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसमें से एक इंपॉर्टेंट आइटम हमारा जो इंडियन स्पाइसेस है वो है। देखिए ब्रिटिशर्स के समय में, यानी ब्रिटिशर्स के रूल के समय में जो हमारा कॉटन बेल्ट है वो उन्होंने काफ़ी अट्रैक्ट किया था ब्रिटिशर्स को, और कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से एज ए रॉ मटेरियल दूसरे देशों में, यानी कि मेनली आपका जो ब्रिटेन के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे वहाँ पर। और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था मैनचेस्टर में और लिवरपूल में, वो फ्लरिश होने का उसका मेन रीज़न ये था कि जो इंडिया है, इंडिया से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कॉटन को प्रोवाइड किया जाता था वहाँ पर, भेजा जाता था वहाँ पर। और आपने एक तरीके से चंपारण मूवमेंट जो हुआ था 1917 में बिहार में, वो तो आपने पढ़ा ही होगा, उसके बारे में आप जानते ही होंगे। और उसके शुरुआत होने का रीज़न ये था कि उस इलाके के जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो यानी कि जो नील है उसकी खेती करें अपने खेत पर, और इसकी वजह से वो अपने जो परिवार है उनके लिए फूड ग्रेन्स को उगा नहीं पा रहे थे। और ये जो नील था इसको उगाने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कि ब्रिटेन में लोकेटेड थे। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगर हम 1990s की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद, यानी कि 1990 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन आया इंडिया में, उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो नए चैलेंजेस के सामने, उनके सामने नए चैलेंजेस आ गए हैं। देखिए जो इंडियन फार्मर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं राइस के, कॉटन के, रबर के, टी के, कॉफ़ी, जूट और दूसरी चीज़ों के। और वो अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि दूसरे देशों में मौजूद हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका हो गया, यूके हो गया और भी दूसरे देश हो गए, तो उनके साथ compete करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता है उसको काफ़ी सब्सिडाइज हम कह सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सरकार उनको हेल्प करती है, काफ़ी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। और आज अगर हम बात करें तो जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो खुद को क्रॉस रोड पर पाता है, यानी कि वो समझ नहीं पा रहा कि वो एग्रीकल्चर को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाए, प्रॉफिटेबल बनाए और ज़्यादा ट्रस्ट प्रोवाइड करे ताकि जो छोटे किसान हैं उनकी कंडीशन को सुधारा जा सके, या फिर दूसरे चीज़ों पर ध्यान दिया जैसे कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है या फिर वैसी चीज़ों पर। क्योंकि देखिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिला है, लेकिन उसके साथ ही उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी ख़राब हुई है, या फिर जो बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है या फिर कम हो रही है। और आज बात की जाती है ग्रीन रिवॉल्यूशन से आगे बढ़कर जीन रिवॉल्यूशन की, तो ये इसका क्या मतलब है? जीन रिवॉल्यूशन का मतलब सिंपल यही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि क्रॉप्स जो है उनके जीन को चेंज किया जाए और जैसा हम चाहते हैं वैसा क्रॉप बनाया जाए। केमिकल्स के यूज से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो किया जाता है बिना किसी केमिकल्स के यूज के, यानी कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के यूज के बिना ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। और ये जो है इन्वायरमेंट को निगेटिव मैनर में अफेक्ट नहीं करता है। तो इसके जरिए यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है या फिर जो हमारी सॉइल है उसको बचा सकते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि जो इंडियन फार्मर्स है उनका फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि उनके पास जो जमीन है वो काफी छोटी है, काफी कम उनके पास जमीन है और उस जमीन पर वो फूड ग्रेन्स उगाते हैं और जिसका प्राइस जो है वो उतना ज्यादा नहीं होता है। और उनका मानना यह है कि जो किसान है इंडिया के, उनको अपना जो खेती है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए और ऐसी चीजों को उगाना चाहिए जिसकी वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा हाई हो, जिसके प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो। और ऐसा करके वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और भी जो चीजें हैं जो कि परेशानी आ रही है उसको भी कम कर सकते हैं। और जो किसान है वो आसानी से फ्रूट्स या फिर मेडिसिनल हर्ब्स या फिर फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप जैसे कि जेट्रोफा, जोजोबा, इन चीज़ों को उगा सकते हैं जिनको इरिगेशन काफ़ी कम चाहिए होता है। और जो किसान है वो इस तरीके के फसल उगाकर, इन चीज़ों को उगाकर जो क्लाइमेट है या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉइल है उसकी क्वालिटी जो डिग्रेड हो रही है और भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको भी रोक सकते हैं और इसके साथ ही जो उनकी इनकम है वो भी बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे जो इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है उसको भी यूज़ किया जा सकता है, जो वाइड रेंज है हाई वैल्यू क्रॉप्स को उसको उगाने के लिए। तो इस तरीके से जो फार्मर्स की स्थिति है वो भी अच्छी हो सकती है और जो हमारा जो दूसरे तरीके के प्रॉब्लम्स है उससे भी हम बच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, तो मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।